हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज का जो वीडियो रहेगा यहाँ पर हम लोग 10 से लेकर 14 मार्च तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करने जा रहे हैं। अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने 9 मार्च तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर लिया था। हम लोगों ने एक डेडिकेटेड पेड बैच लॉन्च किया हुआ है बैंकिंग मास्टर नाम से, जिसमें कि हम लोग स्केल 2 जीबीओ के लिए और स्केल 3 के लिए एक पूरा कंप्लीट वीडियो कोर्स है वो, जहाँ पर हम लोग वीकली बेसिस पर आप लोगों को वहाँ पर वीडियोज़ वगैरह प्रोवाइड करते हैं। मंथली बेसिस पर आप लोगों को पीडीएफ्स वगैरह भी प्रोवाइड की जाती हैं और क्विजेज वगैरह भी प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग उसको परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, वहाँ से जाकर आप लोग उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ में हम लोगों ने एनुअल बेसिस पर जो है मंथली एनुअल पीडीएफ कोर्स भी हम लोगों ने लॉन्च किया हुआ है, जहाँ पर आप लोगों को वन टाइम सब्सक्रिप्शन के बाद में साल भर के लिए आप लोगों को पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। यानी कि जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक की पीडीएफ वहाँ पर आप लोगों को मंथली बेसिस पर प्रोवाइड की जाएंगी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की। और ये जो हमारा बैंकिंग मास्टर बैच है ये भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस को टारगेट करके है। तो अगर आप लोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये स्केल 2 जीबी और स्केल 3 में ही काम में आने वाला है, वो सभी एग्जाम जिसमें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पूछी जाती है, चाहे फिर IBPS PO क्लर्क हो, RRB PO क्लर्क हो जाए, या फिर दूसरे कोई एग्जाम हो जाए जहाँ पर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पूछी जाती है, SBI के, RBI के, बैंक ऑफ महाराष्ट्र वाले, SBI CBO, वहाँ पर सब कुछ काम में आने वाला है। ठीक है, तो अगर आप लोगों उस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर उस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। कोर्स के बारे में सारी डिटेल वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर अवेलेबल है, वहाँ से जाकर आप लोग कोर्स को परचेज कर सकते हैं। पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने 9 मार्च तक का किया हुआ था, आज का जो वीडियो रहेगा 10 मार्च की चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। SEBI has recently increased the limit for public debt investment through Unified Payments Interface UPI. What is the increased limit? SEBI ने हाल ही में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI के जरिए सार्वजनिक ऋण निवेश की सीमा बढ़ा दी है। बढ़ी हुई सीमा क्या है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, और इसका जो आंसर हो जाएगा 5 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 5 लाख रुपए इसका आंसर हो जाएगा। इन्वेस्टर्स के द्वारा डेप्ट सिक्योरिटीज़ में UPI के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने की जो लिमिट है उसको अभी हाल फिलहाल में SEBI के द्वारा बढ़ा दी गई है और इसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। अगर बढ़ाकर इसको 5 लाख रुपए कर दी गई तो पहले क्या लिमिट थी, ये दिमाग में हमारे आना चाहिए था। तो पहले यह लिमिट जो थी 2 लाख रुपए की थी, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए में देखो दिया गया 2 लाख, तो पहले यह लिमिट 2 लाख रुपए की हुआ करती थी, अब इसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है SEBI के द्वारा। और ये जो है 1 मई 2022 से प्रभावी हो जाएगा, 1 मई 2022, 1 मई 2022 से ये इफेक्टिव हो जाएगा, ये प्रभावी हो जाएगा। ठीक है, तो बस वन लाइनर ही करेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही हमको जानना था कि 2 लाख से लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है SEBI के द्वारा। इन्वेस्टर्स जो हैं अगर वो डेप्ट सिक्योरिटीज़ में UPI के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनकी लिमिट ये बढ़ा दी गई है। किसके द्वारा? UPI के द्वारा। ठीक है, UPI के द्वारा अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो। बात यहाँ पर SEBI की हुई है, तो SEBI की अगर हम लोग बात करें तो SEBI का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? मुंबई महाराष्ट्र में SEBI का हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक, SEBI का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा। SEBI के चेयरपर्सन की अगर हम लोग बात करेंगे तो माधवीपुरी बच, ठीक ना, माधवीपुरी बच ये SEBI की चेयरपर्सन है। और माधवीपुरी बच जो है इनको अभी SEBI का SEBI की पहली महिला चेयरपर्सन है ये। और माधवीपुरी बच के बारे में काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट अपने पिछले वीडियोस में मैंने बताया हुआ था, क्योंकि ये SEBI की पहली महिला चेयरपर्सन है, इसलिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये फर्स्ट नॉन IAS हैं जो IAS नहीं रही हैं, जिनको SEBI का चेयरपर्सन बनाया गया है, इसलिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कई सारे ऐसे रिलेटेड फैक्ट जो हैं वो पिछले वीडियोज़ में बताए गए हैं। तो जो लोग पिछले वीडियोज़ देखे होंगे आप लोग इसी टाइम पर उन सारी चीज़ों को रिकॉल करते हुए चलो। ऑप्शन नंबर डी 5 लाख रुपये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, in order to power next generation credit processing for banks and fintechs, Jeta, a banking tech unicorn, has recently partnered with which company? बैंकों और फिनटेक के लिए नेक्स्ट जनरेशन क्रेडिट प्रोसेसिंग को सशक्त बनाने के लिए बैंकिंग टेक यूनिकॉर्न जेटा ने हाल ही में किस कंपनी के साथ में भागीदारी किया हुआ है? यहाँ पर बात हो रही है जेटा की। ठीक है, जेटा जो है एक ये बैंकिंग टेक यूनिकॉर्न है और इसने अभी हाल ही में किस कंपनी के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है, ये इसमें पूछा गया है। और किस लिए पार्टनरशिप किया हुआ है? तो बैंक्स और फिनेंशियल टेक्नोलॉजी जो फिनटेक्स होते हैं, बैंक्स और फिनटेक्स को के लिए नेक्स्ट जनरेशन क्रेडिट प्रोसेसिंग को और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए और ज़्यादा सशक्त बनाने के लिए जेटा ने अभी हाल फिलहाल में किस कंपनी के साथ में पार्टनरशिप किया है, ये क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, और इसका जो आंसर होगा मास्टर कार्ड, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी मास्टर कार्ड इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखता हूँ जिससे कि क्वेश्चन एटलीस्ट आपको समझ में आ जाए। और बहुत टफ इंग्लिश तो होती नहीं, इतनी बेसिक इंग्लिश आप लोगों को आनी ही चाहिए और इतनी उम्मीद की जाती है आप लोगों से एज ए बैंकर कि आपको इतनी इंग्लिश तो कम से कम आती होगी। ठीक है,
लेकिन फिर भी क्वेश्चन को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखता हूँ, जिससे कि आपको समझ में एटलीस्ट क्वेश्चन आए। एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि ट्रांसलेशन वगैरह में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और उतना कई बार ऐसी ज़्यादा टर्मिनोलॉजी आ जाती हैं जिसका ट्रांसलेशन भी टफ होता है, वो याद करना टफ हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा मास्टर कार्ड हो जाएगा। जेटा क्या है आप लोगों को बता ही दिया गया कि एक बैंकिंग टेक यूनिकॉर्न है, और इसी के साथ ही में जो है बैंक और फिनटेक को नेक्स्ट जनरेशन क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग प्रोवाइड करने के लिए इसी ने अभी हाल ही में मास्टर कार्ड के साथ में अगले 5 सालों के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप किया हुआ है। मास्टर कार्ड के साथ में जो ये पार्टनरशिप हुआ है, ये अगले 5 सालों के लिए हुआ है, और ये ग्लोबल पार्टनरशिप किया है, ठीक है ना। मास्टर कार्ड ने 30 मिलियन यूएसडी इन्वेस्ट भी किया हुआ है अभी हाल फिलहाल में जेटा में, ठीक है। ये जो पार्टनरशिप हुई उसके बाद में मास्टर कार्ड ने जेटा में 30 मिलियन यूएसडी, कितना 30th मिलियन मैं लिख दे रहा हूँ, 30 मिलियन यूएसडी जो है मास्टर कार्ड ने जेटा में भी इन्वेस्टमेंट भी कर दिया हुआ है, ठीक है। और इस पार्टनरशिप के तहत दोनों जेटा और मास्टर कार्ड ये दोनों मिलकर ज्वाइंटली क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च करेंगे, ठीक। बहुत ज़्यादा और ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस ऑनलाइनर करके ही पढ़ेंगे, और उसमें बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं। मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे, आप लोग फटाफट कमेंट करके बता दो। कई बार मैंने बताया इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। जेटा फर्स्ट टाइम आया हुआ है, जेटा इससे पहले आप लोग नहीं पढ़े हुए हो, तो इसके बारे में बता दे रहा हूँ कि जेटा का जो हेडक्वार्टर है ये बेंगलुरु कर्नाटका में है। बेंगलुरु कर्नाटका में जेटा का हेडक्वार्टर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस वॉइस से यूपीआई डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन फॉर फीचर फोन्स which payment bank has recently partnered with NPCI and टोन टैग, ठीक है। फीचर फोन के लिए वॉइस से यूपीआई, ये नाम याद रखना, वॉइस से यूपीआई डिजिटल भुगतान समाधान पेश करने के लिए हाल ही में किस भुगतान बैंक ने, यानी कि किस पेमेंट बैंक ने एनपीसीआई और टोन टैग के साथ में भागीदारी की है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया। बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। यहाँ पर एक टर्म यूज हो रहा है फीचर फोन। तो फीचर फोन क्या होता है, पिछले वीडियोज़ में आप लोगों को बताया गया था, तो पता होगा आप लोगों को। जिन लोगों ने वीडियोस नहीं देखा उनके लिए बता दे रहा हूँ, हालांकि आप लोग देखा करो पिछले वीडियोस। फीचर फोन वो होते हैं जो नॉन स्मार्टफोन होते हैं, ठीक है। एक तो होता है स्मार्टफोन, तो जो फोन स्मार्टफोन नहीं होते उनको नॉन स्मार्टफोन होते हैं, उनको हम लोग जो है फीचर फोन के नाम से जानते हैं, उनको हम लोग फीचर फोन कहते हैं। यहाँ पर बात हुई टोन टैग की, तो टोन टैग के बारे में भी जान लो क्या है। जो ये टोन टैग है ये एक साउंड बेस्ड प्रॉक्सिमिटी कम्युनिकेशन एंड पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है। फिर से सुन लो ये टोन टैग क्या है। टोन टैग जो है ये साउंड बेस्ड प्रॉक्सिमिटी कम्युनिकेशन एंड पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक। टोन टैग के बारे में बता दिया, ये फर्स्ट टाइम आप लोगों के सामने आया था। फीचर फोन के बारे में बता दिया गया। अब क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। पहले तो इसका आंसर जान लेते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एनएसडीएल पेमेंट्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी एनएसडीएल पेमेंट्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। एनएसडीएल पेमेंट्स लिमिटेड, पेमेंट्स बैंक लिमिटेड नहीं, सॉरी, इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सी पेमेंट बैंक है। तो एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक ने एनपीसीआई और टोन टैग के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है, जिससे कि फीचर फोन्स के लिए यूपीआई वॉइस से यूपीआई डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन लॉन्च किया जा सके, ठीक है। तो जो ये एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक है, इसी ने भी हाल ही में टोन टैग और एनपीसीआई के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है, ठीक है। फीचर फोन के लिए वॉइस से यूपीआई डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन लॉन्च करने के लिए, ठीक। सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जा रही हैं। टोन टैग क्या है ये आप लोगों को बता ही दिया गया। और इसके लिए जो ये सर्विस लॉन्च की जाई है यूपीआई वॉइस से यूपीआई, इसके लिए टोन टैग ने भी हाल ही में टोल फ्री आईवीआर नंबर भी जारी किया हुआ है। और ये जो आईवीआर नंबर जारी किया गया है किसके द्वारा जारी किया गया है, टोन टैग के द्वारा जारी किया गया है। और ये जो हमारा टोल फ्री नंबर है, आईवीआर नंबर, ये इसका क्या मतलब, ये नंबर क्या है, 6366 200 200, ठीक ना, ये नंबर है। और विदाउट इंटरनेट कनेक्टिंग के पेमेंट्स होगा इसके माध्यम से, ठीक है ना। ये तो मत टोल फ्री नंबर हो गया। बाकी फीचर फोन्स के लिए जो ये यूपीआई से वॉइस से यूपीआई डिजिटल फैसिलिटी ये जो लॉन्च की गई है, इसके द्वारा जो है बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के ही पेमेंट हो सकेगा, ठीक है ना। इस पेमेंट सर्विस के माध्यम से फंड ट्रांसफर तो नहीं किया जा सकेगा। फंड ट्रांसफर तो फिलहाल इनिशियली नहीं होगा, लेकिन यूटिलिटी बिल वगैरह जो छोटे मोटे जैसे जो होते हैं, बैलेंस इंक्वायरी हो जाएगी, डीटीएच वगैरह रिचार्ज करना होगा, मोबाइल वगैरह रिचार्ज करना होगा, फास्टैग वगैरह रिचार्ज करना होगा, छोटे मोटे पेमेंट्स जो हैं वो हो जाएंगे। और अभी कुछ दिन पहले आरबीआई ने यूपीआई 123 पे फैसिलिटी भी लॉन्च किया हुआ था। क्या लॉन्च किया हुआ था आरबीआई ने, किस नाम से, यूपीआई 123 पे, ठीक ना। यूपीआई 123 पे फैसिलिटी अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था फीचर फोन यूजर्स के लिए, ठीक। फीचर फोन यूजर्स के लिए सबसे पहले आरबीआई ने लॉन्च किया, उसके बाद में फिर ये लॉन्च कर दिया गया है एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक के द्वारा फीचर फोन यूजर्स के लिए, ठीक है। तो एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक की अगर हम लोग बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। एमडी एंड सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे इसके, तो इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे विजीत कामला पुरकार हो जाएंगे इसके एमडी एंड सीईओ। और
टोन टैग की भी यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है ना, टोन टैग की भी यहाँ पर बात हो रही है। तो टोन टैग की अगर हम लोग हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो टोन टैग का हेडक्वार्टर जो है ये बेंगलुरु कर्नाटका में हो जाएगा। NSDL पेमेंट्स बैंक की अगर हम लोग बात करेंगे तो अभिजीत कमला पुष्कर ये जो है इसके MD एंड CEO होंगे, मुंबई महाराष्ट्र इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। टोन टैग की अगर बात करेंगे तो बेंगलुरु कर्नाटका में इसका क्या हो जाएगा, हेडक्वार्टर हो जाएगा। ऑप्शन में और भी सारी पेमेंट्स बैंक के दी गई हैं तो इनका हेडक्वार्टर आप लोग यहीं पर रिकॉल करते हुए चलो। NPCI का हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी आप लोग फटाफट कमेंट कर बता दो। नेक्स्ट देखेंगे, भारत कोऑपरेटिव बैंक एंड व्हिच इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसेंटली साइंड ए बैंक एश्योरेंस एग्रीमेंट। भारत सहकारी बैंक और किस बीमा कंपनी ने हाल ही में एक बैंक एश्योरेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ये इसमें पूछा गया है। आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। वन लाइनर करेंगे, बहुत डीप में इसमें नहीं जाना है। आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। बैंक का एश्योरेंस एग्रीमेंट की यहाँ पर बात हो रही है, तो बैंक का एश्योरेंस एग्रीमेंट क्या होता है आप में से सभी लोगों को मैक्सिमम पता होगा, कई बार बताया जा चुका है, ठीक है, काफ़ी डीप में बताया जा चुका है। लेकिन जिनको नहीं पता है, जो लोग नए हैं, बस उनके लिए एक छोटा सा थोड़ा सा मोटा मोटा ओवरव्यू यहाँ पे ले लेंगे। बैंक का एश्योरेंस एग्रीमेंट बेसिकली एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है जो कि बैंक और इंश्योरेंस कंपनियों के बीच में होता है, जिसमें कि इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट बैंक की ब्रांचेस के थ्रू सेल करते हैं, इसी को हम लोग बैंक का एश्योरेंस एग्रीमेंट कहते हैं, ठीक है। और आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर है। इसके हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर ए आदित्य बिरला इंश्योरेंस इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर बात किसकी हुई है, भारत कोऑपरेटिव बैंक की भी बात हुई है, ठीक ना। भारत कोऑपरेटिव बैंक की अगर बात हुई है तो ये मतलब मुंबई बेस्ड बैंक है, ये जान लेते हैं हम लोग, ठीक ना। ये भी जो है ये मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड ये बैंक है, ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, एज पर RBI's recent announcement, which of the financial institutes has become the fifth All India Financial Institutions AIFI under the Section 45L and 45N of RBI Act 1934। RBI की हालिया घोषणा के अनुसार RBI अधिनियम 1934 की धारा 45CL और धारा 45N के तहत कौन सा वित्तीय संस्थान पांचवां अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान यानी कि AIFI बन गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जहाँ पर RBI की इन्वॉल्वमेंट आ जाए, डायरेक्ट RBI की इन्वॉल्वमेंट जहाँ पर आ जाए, वो किसी भी बैंक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसको हम लोग बिल्कुल नहीं छोड़ते, उसको खोज के ढूंढ के हम लोग उसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ तो ये भी जान लेना कि ये फिफ्थ है, ठीक ना। जो AIFI की बात हो रही है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये पांचवा होगा, ठीक ना। सबसे पहले इसका आंसर जानते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को एक्सटेंड करेंगे और डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा NAFID, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी NAFID इसका आंसर हो जाएगा। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, जिसको कि शॉर्ट में हम लोग NAFID के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। NAFID अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बताया ही था। तो RBI ने अभी हाल ही में ये घोषणा की है कि NAFID यानी कि जब मैं NAFID बोलूँगा आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट की बात हो रही है। इतना लंबा सा नाम ना बार बार लेने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो NAFID से आप लोग समझना, ठीक है। तो RBI ने भी कुछ टाइम पहले ये अनाउंसमेंट किया हुआ है कि जो NAFID है ये अब RBI एक्ट 1934 के सेक्शन 45L और सेक्शन 45N के तहत एज ए ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के रूप में रेगुलेट किया जाएगा और सुपरवाइज किया जाएगा, ठीक ना। ये RBI एक्ट के सेक्शंस याद रखना आप लोग, 45L 45N RBI एक्ट 1934 के, ठीक ना। इसके तहत में ये जो है एज ए ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि AIFI के रूप में रेगुलेट और सुपरवाइज किया जाएगा। AIFI ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हिंदी में जान लेते हैं अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, ठीक ना। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान के रूप में ये विनियमित और पर्यवेक्षित किया जाएगा RBI एक्ट 1934 के सेक्शन 45L और 45N के तहत में। ये सेक्शन याद रखना, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और ये NAFID का जो गठन है, ये लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर को फिनेंस करने के लिए एज ए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस DFI। फिर से सुनो आप लोग इस लाइन को, जो NAFID है इसका गठन जो है लंबे समय के इंफ्रास्ट्रक्चर को फिनेंशियली सपोर्ट करने के लिए एज ए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के रूप में किया गया था। और इसका जो गठन है वो NAFID एक्ट 2021 के तहत में किया गया था। NAFID एक्ट 2021 के तहत में किया गया था। और इस एक्ट को, कौन से एक्ट को, NAFID एक्ट 2021 को, इस एक्ट को कौन से एक्ट की बात मैं कर रहा हूँ, NAFID एक्ट 2021, ठीक है ना। NAFID एक्ट 2021 को 28 मार्च 2021 को, मैं डेट लिख रहा हूँ 28 ऑफ मार्च
28 मार्च 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी और इस एक्ट को 28 मार्च 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद में 19 अप्रैल 2021 से 19 अप्रैल 2021 से ये जो है नेफिट है ये ऑपरेशनल हो गया, ये प्रभावी हो गया। और अभी वर्तमान में इससे पहले नेफिट से पहले अभी वर्तमान में इंडिया में टोटल 4 AIFI थे, ठीक ना। वर्तमान में नेफिट से पहले इंडिया में टोटल 4 ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, यानी कि अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान जो है, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान टोटल 4 थे इससे पहले, लेकिन अब ये भी एज AIFI कंसिडर किया जाएगा। तो इस समय वर्तमान में टोटल 5 AIFI इंडिया में हो जाएंगे, ठीक ना, AIFI। और जो 4 थे वो कौन कौन से थे उसके नाम हम लोग जान लेते हैं। 5वां तो आपको क्वेश्चन में बता दिया गया, तो जो 4 थे उनके नाम हम लोग जान लेते हैं। तो पहला हो जाएगा हमारा सिडबी, ठीक है, पहला होगा सिडबी। दूसरा हो जाएगा हमारा एग्जिम बैंक, ठीक है, दूसरा हो जाएगा हमारा एग्जिम बैंक। तीसरा हो जाएगा हमारा नाबार्ड, और चौथा हो जाएगा NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है, नेशनल हाउसिंग बैंक। ये 4 AIFI हुआ करते थे नेफिट से पहले, और जब से नेफिट आ गया तो टोटल 5 AIFI हो गए हैं, ठीक है ना। और KB कामत जी को नेफिट का चेयरमैन बनाया गया। ये जो नेफिट है ये इसका चेयरमैन KB कामत जी को बनाया गया। KB कामत जी कौन है, ये किसी की पहचान के मोहताज नहीं है। अगर आप बैंकिंग के सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, सही थोड़ा बहुत बैंकिंग पढ़ते हैं, तो KB कामत को आप जानते होंगे, ठीक। थोड़ा सा और इसके बारे में जानकारी हम लोग जानते हैं। लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फिनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए नेफिट जो है वो एज ए प्रिंसिपल डेवलपमेंट फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के रूप में काम करेगा, ठीक है। कॉमर्शियल बैंकों को लॉन्ग टर्म फिनेंशियल प्रोवाइड करने के लिए DFIs का गठन किया गया था। DFI जो यहाँ पर ये देखो मैंने बताया हुआ था ना आपसे, DFI यानी कि डेवलपमेंट फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। नेफिट जो है वो एज ए DFI काम करेगा। तो जो कॉमर्शियल बैंकें होती हैं उनको लॉन्ग टर्म फिनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए DFIs का गठन किया गया है। और ये DFIs जो हैं वो बैंकों को ये जो DFIs हैं डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये बैंकों की तरह से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक ना। ये जो DFIs होंगे ये डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक, डिपॉजिट एक्सेप्ट ये नहीं करते हैं। थोड़ी सी बात और जानते हैं यहाँ पर नेफिट के बारे में। नेफिट की चर्चा हो रही है तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग और जान लेते हैं। नेफिट का गठन एज ए कॉर्पोरेट बॉडी के रूप में किया गया है। नेफिट का गठन एज ए कॉर्पोरेट बॉडी के रूप में किया गया है। इसकी अथोराइज कैपिटल की अगर हम लोग बात करें तो 1 लाख करोड़ रुपए है। कितनी अथोराइज कैपिटल की अगर हम लोग बात करें तो 1 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको PDF में मिलेंगी, ये सब कुछ आपको PDF में मिलेगा। लेकिन जो लोग PDF वगैरह नहीं परचेज किए हैं, आप लोग नोट्स बना रहे हो तो इसको बनाते हुए चलो, थोड़ा बहुत लिखते चलो। और जिन लोगों ने PDF वगैरह परचेज किया हुआ है, जिन लोगों ने पेड वीडियो कोर्स लिया हुआ है, बैंकिंग मास्टर बैच लिया हुआ है, आपको तो कंटेंट भी वहाँ पर मिलेगा, क्विज भी मिलेगी, वीडियो भी मिलेगी। लेकिन उसके बाद भी मैं कहूँगा कि थोड़ा बहुत अपने हाथ से लिखो, थोड़ा बहुत नोट्स बनाओ। लास्ट टाइम पे एग्जाम टाइम पे आप सारे के सारे वीडियोस नहीं देख पाओगे। जिस टाइम पे आपका एग्जाम आएगा सब वीडियो देख के जा ही नहीं पाओगे, इतना टाइम ही नहीं रहेगा। तो थोड़ा बहुत नोट्स आप अपने हाथ से बना के रखोगे तो जल्दी जल्दी चीज़ों को आप रिवाइज कर लोगे, ठीक है ना। और ये जो डाटा बताया जा रहा है, ये जो फैक्ट बताया जा रहा है, जो डाटा बताया जा रहा है स्केल 3 के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर स्केल 3 में काफ़ी ज़्यादा डाटा पूछा गया था। स्केल 3 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसका मतलब नहीं कि GBO वाले छोड़ दो या दूसरे बैंक एग्जाम वाले छोड़ दो, सबके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कहीं पर कोई कोर कसर छोड़ी नहीं जा रही, मैक्सिमम पॉसिबल इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्जाम रिलेटेड सब कुछ आप लोगों को पढ़ाई जा रही है यहाँ पर। तो इसको नोट डाउन करते हुए चलो, याद करते हुए चलो, सुनते हुए चलो, कान खोलकर ध्यान से सुनो सारी चीज़ों को। मुरारी बापू की कथा के तरीके से नहीं सुनो कि बस पढ़ गया, मैं यहाँ से पूरा मंत्रमुग्ध होकर कथा सुना रहा हूँ और आप लोग पूरी तरीके से कथा सुन रहे हैं। वीडियो खत्म होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दोगे, उसके बाद में चरणामृत और पंजीरी वगैरह आपको दी जाएगी, फिर आप लोग इस तरीके से चलता रहेगा, एग्जाम में जाओगे, फेल होके आ जाओगे। तो इस तरीके से नहीं होता है। एक्टिव मोड में रहो, वीडियो लेटे हुए देख रहे हो, बैठे हुए देख रहे हो, किसी भी तरीके से देख रहे हो, सुनो जो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, नोट्स बनाओ, इस तरीके से पढ़ोगे तभी जाकर हो पाएगा, नहीं तो फिर चीज़ें हो नहीं पाएंगी। कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है ना कि कुछ एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा, ढंग से चीज़ों को पढ़ना ही पड़ेगा। खैर छोड़ो, बहुत ज्ञान मैंने दे दिया और फिर से आते हैं पॉइंट पर। हम लोग बात कर रहे थे नेफिट पर। तो इसकी अथोराइज कैपिटल की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1 लाख करोड़ रुपए जो है वो इसकी अथोराइज कैपिटल हो जाएगी। शुरुआत में इसका अभी पूरा का पूरा शेयर यानी कि 100% शेयर शुरुआत में इसका जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में है, जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया धीरे धीरे तक 26% तक कम कर देगी। इनिशियल लेवल पर नेफिट का 100% शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया धीरे धीरे 26% तक कम कर सकती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कुछ दूसरे मेंबर्स के द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। ये जो नेफिट है इसका संचालन किस तरीके से होगा, इसकी बॉडी किस तरीके से होगी, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कुछ दूसरे मेंबर्स के तहत में इसका संचालन किया जाएगा। RBI के सुझाव से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसके चेयरमैन की नियुक्ति की जाएगी और वर्तमान में KB कामत जो हैं वो इसके चेयरमैन हैं। 1 MD और 3 डिप्टी MD इसमें होंगे, 1 MD होगा और 3
डिप्टी एमडी होंगे इसमें, ठीक। तो मैक्सिमम पॉसिबल इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोगों को बताएगी और उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू लॉन्च द उन्नति को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड फॉर फार्मर्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ रिसेंटली पार्टनर्ड विद क्रेडिट एआई फिनटेक। किसानों के लिए उन्नति को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में क्रेडिट एआई फिनटेक के साथ में साझेदारी की है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड, यानी कि BFSL। BFSL इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। BSFL और क्रेडिट एआई फिनटेक ने भी हाल ही में पार्टनरशिप किया हुआ है, जिससे कि वीज़ा प्लेटफॉर्म पर किसानों को उन्नति कॉन्टैक्टलेस को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया जा सके। इस क्रेडिट कार्ड का नाम आप लोग याद रखना, उन्नति को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड फॉर फार्मर्स, ठीक ना। जैसे ही है तुरंत आप लोगों के दिमाग में बैंक ऑफ बड़ौदा, उन्नति देखते ही आप लोगों के दिमाग में आ जाना चाहिए कि BFSL, ठीक ना, बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड। इस तरीके से आप लोग करोगे तो चीज़ें याद रहेंगी, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एनर्जी एक्सेस टू द अंडर सर्व्ड पॉपुलेशन, व्हिच बैंक हैज़ रिसेंटली साइंड एन एमओयू विद द सेल्को सोलर लाइट प्राइवेट लिमिटेड। अल्प सेवा प्राप्त आबादी को ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए किस बैंक ने हाल ही में सेल्को सोलर लाइट प्राइवेट लिमिटेड के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब कर्नाटका बैंक, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। कर्नाटका बैंक, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। और इस पार्टनरशिप के तहत में सेल्को सोलर एनर्जी प्रोडक्ट्स को इंस्टॉल करने पर कर्नाटका बैंक के द्वारा फाइनेंशियली सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, लोन वगैरह जो है दिया जाएगा। यहाँ पर बात हो रही है सेल्को सोलर लाइट की, तो सेल्को सोलर लाइट प्राइवेट लिमिटेड जो है ये बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है, ठीक ना। बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड ये कंपनी है जो कि सोलर प्रोडक्ट्स में डील करती है। कर्नाटका बैंक क्योंकि इसका आंसर होगा, इसलिए कर्नाटका बैंक के बारे में हम लोग जानेंगे। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु कर्नाटका में हो जाएगा। महाबलेश्वर एमएस जो है वो इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। ऑप्शन में और जो भी बैंकें दी गई इनका हेडक्वार्टर एटलीस्ट आप लोग इसी टाइम पर रिकॉल करते हुए चलो। नेक्स्ट, व्हिच बैंक हैज़ रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द नेशनल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 फॉर इट्स बेस्ट परफॉर्मेंस इन सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज। स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए किस बैंक को हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जो आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर बैंक, ऑप्शन नंबर डी जम्मू एंड कश्मीर बैंक इसका आंसर हो जाएगा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट गिरिराज सिंह ने जम्मू एंड कश्मीर बैंक को सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए इसे जो है नेशनल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 से सम्मानित किया है। बस इतना इसमें जानेंगे और बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर बैंक इसका आंसर होगा, इसलिए इसके हेडक्वार्टर वगैरह को हम लोग यहाँ पर जानेंगे, ठीक ना। श्रीनगर में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। टैगलाइन की अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो सर्विंग टू एम्पावर ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी, ठीक ना। बलदेव प्रकाश ये इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। बलदेव प्रकाश ये इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। नेक्स्ट, विच बैंक हैज़ रिसेंटली बिकम द स्टेक होल्डर ऑफ इंडिया डेप्ट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड IDRCL ऑन 9 मार्च बाई एक्वायरिंग 3% ऑफ स्टेक, ठीक है। कौन सा बैंक हाल ही में 9 मार्च 2022 को 3% की हिस्सेदारी प्राप्त करके भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड IDRCL का हितधारक बन गया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और यूको बैंक, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, यूको बैंक, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। यूको बैंक ने अभी हाल फिलहाल में यूको बैंक ने अभी हाल ही में IDRCL में 3% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया हुआ है, ठीक है ना। कितने परसेंट की? 3% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया हुआ है। और ये जो 3% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया गया है ये कितने में किया गया है? 1.5 करोड़ रुपए में, ठीक ना। 1.5 करोड़ रुपए में 3% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण यूको बैंक के द्वारा IDRCL में भी हाल ही में किया गया है, ठीक है। IDRCL के बारे में पहले भी बताया जा चुका है, आप लोग इसको रिकॉल करो इसी टाइम पर, ठीक ना। IDRCL और NARCL एक ही साथ बताया गया था, ठीक ना। IDRCL और NARCL को एक ही साथ में आप लोगों को बताया था, तो ये आप लोग जो है रिकॉल करते हुए चलो। यहाँ पर मैं भी इसको नहीं बताऊंगा क्योंकि यूको बैंक इसका आंसर हो रहा है। तो यूको बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? कोलकाता, वेस्ट बंगाल। कोलकाता वेस्ट बंगाल में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और एक चीज़ और बताओ आप लोग, जो IDRCL की बात हो रही है, IDRCL के सभी स्टेक होल्डर्स के नाम कमेंट कर दो आप लोग फटाफट।
IDRCL के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इसके नाम आप लोग फटाफट कमेंट कर दो। अभी कुछ टाइम पहले ही पढ़ाया गया था आपको, ठीक ना। तो आप लोग इसका जो है आंसर कमेंट करो और अपनी तैयारी जज करो, खुद जज करो कि आप किस लेवल पर पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, या सिर्फ कथा कहानी ही चल रही है। पिछले वीडियोज़ में 1-2 वीडियो पहले आई थिंक मैंने बताया था, तो आप लोग इसके नाम फटाफट कमेंट कर दो। नेक्स्ट देखेंगे, Which company has recently become the first prepaid payment instrument issuer to achieve the RBI's PPI interoperability guidelines? कौन सी कंपनी हाल ही में RBI के इंटरऑपरेबिलिटी दिशा निर्देशों को प्राप्त करने वाली पहली प्रीपेड भुगतान साधन यानी कि PPI जारीकर्ता बन गई है? बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। और ऑप्शन नंबर है लिव क्विक, ऑप्शन नंबर है लिव क्विक, ठीक ना। लिव क्विक इसका आंसर हो जाएगा। और ये जो लिव क्विक है ये पहली PPI इश्यूअर्स है, ठीक ना। ये पहली PPI इश्यूअर्स कंपनी बन गई है जिसने कि RBI के द्वारा जारी की गई PPI इंटरऑपरेबिलिटी गाइडलाइंस को फुलफिल कर लिया है। पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के सेक्शन 18 और सेक्शन 10(2), सेक्शन 18 और सेक्शन 10(2) के तहत RBI ने सभी PPI इश्यूअर्स से 31 मार्च 2022, डेट भी लिख रहा हूँ याद करते हुए चलो, 31 मार्च 2022 तक फुल KYC इंटरऑपरेबिलिटी के लिए बोला हुआ था, ठीक ना। और इंटरऑपरेबिलिटी कस्टमर्स को उनके पेमेंट्स को ऑप्टिमाइज करने का ऑप्शन प्रोवाइड करती है, ठीक ना। वीज़ा या रुपे नेटवर्क पर कार्ड अटैच करके या फिर UPI के द्वारा पेमेंट किया जा सकता है। PPI बेसिकली 2 प्रकार की होती हैं, स्मॉल PPI और फुल KYC PPI, ठीक ना। बेसिकली ये 2 प्रकार की होती है, स्मॉल PPI और फुल KYC PPI। बहुत ज़्यादा डीप में इसके नहीं जाएंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ठीक ना। फुल KYC PPI थोड़ा डिटेल में इसके बारे में PDF में बता दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा लेंदी करने की जरूरत नहीं। जो हमको जानना था हमने यहाँ पे जान लिया है। आगे बढ़ते हैं। Which payments bank has recently been barred by RBI for onboarding new customers with immediate effect due to material supervisory concern? भौतिक पर्यवेक्षी चिंताओं के कारण नए ग्राहकों को शामिल करने के लिए RBI द्वारा किस भुगतान बैंक को हाल ही में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। RBI ने भी हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए कस्टमर्स को जोड़ने के से यानी कि नए कस्टमर्स की ऑन बोर्डिंग को जो है रोक लगा दी है, ठीक ना। फिर से सुनो आप लोग, अभी हाल फिलहाल में RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए कस्टमर्स की ऑन बोर्डिंग के लिए रोक लगा दी है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक अब नए कस्टमर्स को नहीं ऐड कर सकता, नए कस्टमर को नहीं जोड़ सकता है। BR एक्ट 1949, BR एक्ट 1949 के सेक्शन 35 ए के सेक्शन 35A के तहत में ये प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही साथ में RBI ने बैंक को ये भी बोला है कि बैंक किसी भी कंपनी से एक अपनी IT ऑडिट भी कराए, ठीक ना। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को RBI ने भी बोला है कि ये जो है बैंक जो है पेटीएम पेमेंट बैंक किसी भी IT कंपनी से अपनी एक IT ऑडिट कराए और इस IT ऑडिट की रिपोर्ट जो है RBI को सबमिट करे। इस रिपोर्ट को देखने के बाद में ही RBI को डिसीजन लेगा कि दोबारा इसको ही परमिशन दी जाती है या नहीं दी जाती। बाकी की चीज़ें IT ऑडिट के बाद में डिसाइड की जाएंगी। पेटीएम पेमेंट्स बैंक की बात हुई है यहाँ पर, तो इसका हेडक्वार्टर नोएडा यूपी में होगा। नोएडा यूपी में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। चेयरमैन की अगर हम लोग बात करेंगे इसके, तो विजय शेखर शर्मा जो है ये इसके चेयरमैन हो जाएंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट ऑन प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 to 2022 which was recently set by Employees Provident Fund Organization EPFO? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO द्वारा 2021-22 के लिए हाल ही में निर्धारित भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर क्या है? इलेक्शन खत्म हो गया, ब्याज दर कम कर दी गई। ऑप्शन नंबर 8.1% इसका आंसर होगा, ठीक ना। 8.1% ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। EPFO ने भी हाल ही में 2021-22 के लिए PF पर, ठीक ना, प्रोविडेंट फंड पर ब्याज दर को घटा दिया है। 8.5% पहले ये ब्याज दर हुआ करती थी घटाने से पहले, जिसे अब घटाकर 8.1% कर दिया गया है, ठीक ना। EPFO ने भी हाल ही में 2021-22 के लिए PF पर ब्याज दर को 8.5% से घटाकर 8.1% कर दिया है। लगभग 40 साल के बाद में PF पर इतना कम इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। इलेक्शन खत्म तो ये ब्याज दर जो है ये कम कर दी गई। खैर कोई नहीं, नेक्स्ट देखते हैं। बाय विच नेम IIFL सिक्योरिटीज़ है रिसेंटली लॉन्च इंडियाज फर्स्ट प्राइमरी मार्केट्स इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म? IIFL सिक्योरिटीज़ ने हाल ही में किस नाम से भारत का पहला प्राथमिक बाजार निवेश मंच लॉन्च किया है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। और ऑप्शन नंबर बी 1UP इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।
ऑप्शन नंबर बी वन अप इसका आंसर हो जाएगा। इंडिया का पहला प्राइमरी मार्केट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म वन अप नाम से अभी हाल ही में IIFL सिक्योरिटीज़ के द्वारा लॉन्च किया गया था। IPO, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, इन सब में इन्वेस्ट करने के लिए प्लेटफॉर्म जो है IIFL सिक्योरिटीज़ के द्वारा अभी हाल फिलहाल में लॉन्च किया गया है, ठीक ना। वन ऐप प्लेटफॉर्म पर IPO एप्लीकेशन जो 24/7 वन अप प्लेटफॉर्म पर IPO एप्लीकेशन 24/7 एक्सेप्ट की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी वन अप इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नाबार्ड हैज़ रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद विच स्टेट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द फिश प्रोडक्शन इन द स्टेट। राज्य में मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए नाबार्ड ने हाल ही में किस राज्य के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, इसमें पूछा गया है। उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा इसका आंसर हो जाएगा। उड़ीसा में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड ने भी हाल ही में उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है और इसके तहत इनिशियली 119.8 करोड़ रुपए 119.8 CR रुपीज़, ठीक ना। इस एग्रीमेंट के साइन हो जाने के बाद में इनिशियली 119.8 करोड़ रुपीज़ नाबार्ड के द्वारा अप्रूव भी कर दिया गया है उड़ीसा गवर्नमेंट के लिए, ठीक। बस इतना ही इसमें पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डीप में इसमें हमको जाने की जरूरत नहीं। उड़ीसा की कैपिटल क्या है, उड़ीसा के CM कौन है, उड़ीसा के गवर्नर कौन है, ये आप लोग इसी टाइम पर रिकॉल कर लो। उड़ीसा के साथ साथ में ऑप्शन में और जो भी दूसरे स्टेट दिए गए इनके बारे में भी ये सारी चीज़ें रिकॉल कर लो। नाबार्ड की यहाँ पर बात हो रही है, तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, मुंबई महाराष्ट्र में नाबार्ड का हेडक्वार्टर हो जाएगा। गोविंदा राजूला चिंताला ये इसके चेयरपर्सन हो जाएंगे। 12 जुलाई 1982 12 जुलाई 1982 में जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI। हाल ही में भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण IRDAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। और देवाशीष पांडा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी देवाशीष पांडा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले 3 सालों के लिए इनका कार्यकाल होगा, अगले 3 सालों के लिए इनका कार्यकाल रहेगा, यानी कि ये 2025 तक रहेंगे। 2025 तक ये IRDAI के चेयरपर्सन के रूप में ये काम करेंगे। इन्होंने सुभाष चंद्र कुंतिया जी को रिप्लेस किया। ऑप्शन में देखो ये भी दिया गया, ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र कुंतिया जी को इन्होंने रिप्लेस किया हुआ, यानी कि देवाशीष पांडा ने सुभाष चंद्र कुंतिया को IRDAI के चेयरपर्सन के रूप में भी हाल फिलहाल में रिप्लेस किया हुआ। IRDAI की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो हैदराबाद तेलंगाना में हो जाएगा, ठीक ना। हैदराबाद में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। हाउ मच स्टेक हैज रिसेंटली बीन एक्वायर्ड बाय द ICICI बैंक इन नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL। हाल ही में ICICI बैंक ने नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL में कितनी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन नंबर है 5%। ऑप्शन नंबर है 5% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 137.5 करोड़ रुपीज़, ये अमाउंट भी आप लोग याद करते हुए चलो। 137.5 करोड़ रुपए 137.5 करोड़ रुपीज़ में ICICI बैंक जो है वो NARCL में 5% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने जा रही है। NARCL को जो है हम लोग बैड बैंक भी बोलते हैं, NARCL को जो है हम लोग बैड बैंक भी बोलते हैं, ठीक ना। इसको हम लोग बैड बैंक भी बोलते हैं। ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है। 7 जुलाई 2021 को इसकी स्थापना की गई थी, किसकी, NARCL की। 7 जुलाई 2021 को इसकी स्थापना की गई थी। NARCL में टोटल 51% 51% की हिस्सेदारी जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की है। और ये सब वो पिछले कई वीडियोस में काफ़ी डिटेल में बताया जा चुका है। फिर भी थोड़ा बहुत एक मोटा मोटा ओवरव्यू में दे रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ें पिछले वीडियोस में बताई जा चुकी हैं उसको बार बार उस पर उतना ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई गई, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा ओवरव्यू में देते हुए चलूँगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, ठीक ना। थोड़ा सा क्वेश्चन को हम लोग एक्सटेंड करेंगे। तो अभी टोटल 38 NPA अकाउंट, ठीक ना। टोटल 38 होगा, 30 नहीं होगा। अभी टोटल 38 NPA अकाउंट्स, यानी कि टोटल 38 NPA अकाउंट्स को सिलेक्ट किया गया है, जिसे कि NARCL को ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक ना। NARCL को ट्रांसफ़र करने के लिए टोटल 38 NPA अकाउंट्स को सिलेक्ट किया गया है। और ये सब कुछ एक साथ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि एक साथ 38 के 38 अकाउंट सब कुछ जो है NARCL को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, नहीं। ये सब कुछ धीरे धीरे होगा, फेज़ वाइज में होगा। फर्स्ट फेज़ में 31 मार्च 2022 तक, फर्स्ट फेज़ जो है वो 31 मार्च 2022 तक के लिए रहेगा। फर्स्ट फेज़ में 31 मार्च 2022 तक लगभग 50,000 करोड़ रुपए, ठीक ना। लगभग 50,000 करोड़ रुपए के 15 NPA अकाउंट को, 50,000 करोड़ रुपए के 15 NPA अकाउंट को ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक।
और एक क्वेश्चन आप लोगों से रहेगा, एक क्वेश्चन भी आप लोगों से रहेगा, अभी इसी मार्च में किसी और बैंक ने भी NARCL में हिस्सेदारी ली हुई है, ठीक ना, कौन सी बैंक है वो आप लोग कमेंट कर बताओ, रिकॉल करो इसी टाइम पर। IDRCL की भी बात हुई थी, उसको भी आप लोग यहीं पर रिकॉल करते हुए चलो, ठीक ना। और ये सब कुछ आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है, इसके सबके आंसर दो और खुद की तैयारी को जज करो कि आप लोगों ने किस तरीके से आपने PDF पढ़ा हुआ है, किस तरीके से आपने पिछले वीडियोस देखे हुए हैं, ठीक है। दूसरा एक होता है IDRCL की, मैंने बात किया था ना, IDRCL भी होता है दूसरा, IDRCL यानी कि इंडिया डेप्ट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। अभी इसमें कौन सी बैंक ने अभी जो है इसमें मतलब इसकी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है, अभी इसी वीडियो में बताया गया है, वो भी आप लोग यहीं पर रिकॉल करते हुए चलो और देखो कि कितने ध्यान से आप लोग वीडियो देखते भी हो या नहीं देखते हो, ठीक। IDRCL और NARCL में क्या बेसिक डिफरेंस होता है ये भी थोड़ा थोड़ा आप लोग जान लो, इसी में डिस्कस कर लो, अपने दिमाग में सोच समझ लो, क्योंकि बताया जा चुका है इसलिए यहाँ पर लंबा नहीं खींचेंगे, ठीक। और इन दोनों में सरकारी और प्राइवेट बैंकों की कितनी कितनी हिस्सेदारी होती है इसका भी आंसर आप लोग यहीं इसी टाइम पर रिकॉल करते हुए चलो। तो ये NARCL और IDRCL के बारे में काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जा चुकी हैं। तो जो लोग भी पिछले वीडियोस वगैरह देखे हैं आप लोग इसको इसी टाइम पर रिकॉल करते हुए चलो। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 5% ऑप्शन नंबर है। ICICI बैंक ने अभी हाल फिलहाल में NARCL में 5% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है और ये 5% की हिस्सेदारी जो है 137.5 करोड़ रुपए में 5 करोड़ रुपीज़ में इसको 5% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया गया है ICICI बैंक के द्वारा NARCL में, ठीक है ना। क्योंकि ICICI बैंक इसका आंसर होगा इसलिए ICICI बैंक के बारे में थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। संदीप बख्शी ये इसके क्या हो जाएंगे, MD एंड CEO हो जाएंगे। और ICICI बैंक की टैगलाइन क्या है ये आप लोगों को पता होगी, नहीं पता होगी तो मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग देख लो, गूगल कर लो, क्योंकि कई बार सारी चीज़ें बताई जा चुकी हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें आप लोगों के भरोसे हमेशा छोड़ी जाएंगी। मैं 90% चीज़ें पढ़ाऊंगा, उस क्वेश्चन से रिलेटेड तो 100% चीज़ें पढ़ाऊंगा। जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड तो पूरा सब कुछ बता दूंगा, लेकिन 10%, 20%, 15%, 5% चीज़ें मैं आपसे लगातार पूछता भी रहूँगा। और ये इसलिए पूछूंगा जिससे आप लोग चीज़ों को रिकॉल करते हुए चलो, भूलो नहीं कहीं पर कोई। और अगर बता पाते हो तो आप समझो कि आपकी तैयारी किस तरीके से चले, और नहीं बता पाते तो अपनी तैयारी को खुद से जज करो और अपने पढ़ने का, अपने नोट्स बनाने का, अपने रिविजन करने का तरीका बदलो। तो कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा और कुछ चीज़ें हमेशा मैं पूछूंगा, ठीक है। जो लोग यूट्यूब पर देख लो, आप लोग यूट्यूब पर इसको कमेंट करके इसका रिप्लाई दे सकते हो, नहीं कमेंट करना सकते हो। ऐप में आप वीडियो को देख रहे हो, ऐप क्योंकि ऐप में कमेंट का भी ऑप्शन हम लोगों ने इनेबल नहीं कराया हुआ, उस पर भी डेवलपमेंट का काम चल रहा है, वो भी हो जाएगा। तो वहाँ पर अगर आप कमेंट नहीं कर सकते हो तो उस कंडीशन में आप लोग अपने मन में रिकॉल करो वीडियो को। अगर याद आ जा रहा तो ठीक है, नहीं याद आ रहा तो वीडियो इसी समय पॉज करो, पहले जो मैंने पूछा है उसके बारे में थोड़ा सा जान लो, फिर आप लोग वीडियो को आगे देखो। इस तरीके से पढ़ोगे ना, एक दो बार मेरी बताई हुई चीज़ों का आंसर देने की कोशिश करोगे ना, तो चीज़ें अपने आप याद होने लगेंगी और धीरे धीरे आपके दिमाग को सारी चीज़ें ट्राई करेंगे और आसानी से याद हो जाएगा। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। तो जो कुछ भी मैं पूछता हूँ उसका रिप्लाई, उसका आंसर देने की आप लोग खुद से कोशिश किया करो, ठीक। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर वाइंड अप करेंगे, ठीक है। हम लोगों ने 14 मार्च तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट लिंक दिया गया, अगर आप लोग बैंकिंग मास्टर बैच परचेज करना चाहते हैं स्केल 2 GBO के लिए, स्केल 3 के लिए, या फिर किसी भी बैंकिंग एग्जाम के लिए। क्योंकि जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक की हम लोग यहाँ पर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे और इसी में आप लोगों को ई-बुक्स भी प्रोवाइड की जाएंगी, क्विजेज वगैरह भी प्रोवाइड की जाएंगे। तो आप लोग उसको जाकर परचेज कर सकते हो, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और एनुअल PDF का भी हम लोगों ने कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जहाँ पर आप लोग ने वन टाइम पेमेंट करके वन टाइम सब्सक्रिप्शन लेके साल भर की PDF आप लोगों को मंथली बेसिस पर प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो सब कुछ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप लोग जो कुछ भी परचेज करना चाहते हैं परचेज करिए। और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।